everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. In this video, we will discuss all the important 6-mark questions from chapter 2. But before starting the video, I'd like to say that I'm really sorry that I wasn't being able to upload any videos क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी and उसके बाद मुझे कुछ अपने काम रह गए थे, so I was kind of busy. But from today, you just stay tuned because from today I'll try to be regular with all these revision series videos. And I hope that you all are liking my videos. And I expect you all to please click on that subscribe button. And I'm really thankful to all those people who have subscribed to my channel. And my channel has also reached 1K. So I'm really happy for that. Thank you so much. And let us begin. So first question is, explain the concept of personality. Describe any 2 trait approaches to understand personality. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है ना, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना कि सिर्फ इसी को ही प्रिपेयर करके जाना है. मैं ये सीरीज इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको चैप्टर में और क्लैरिटी आ जाएगा. जब आप पढ़ते हैं और उसको रिवाइज करते हैं ना, तो तभी आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ जाता है. तो इसी के लिए मैं ये सारे रिविजन सीरीज वीडियोस बना रही हूँ. एंड ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया है, ये भी आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही है. सो व्हेन आई एम डिस्कसिंग द आंसर, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो एंटायरली, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताती हूँ कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना है. सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को हमने एक्सप्लेन करना है कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है. और उसके साथ साथ क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेट अप्रोचेस के कोई भी 2 ट्रेट अप्रोचेस को आपने डिस्क्राइब करना है, मतलब उसे आप मेंशन करके उसके बारे में लिखेंगे. सो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी कुछ इस कदर बताया है. फर्स्ट आई हैव रिटन द term personality is derived from a Latin word persona. It refers to our characteristic ways of responding to individuals and situations. यहाँ पर explain the concept कहा था. That's why I have added one more line to my answer. And that is the second point, which says it is the unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर कि ट्रेट अप्रोचेस के बारे में पूछा है. सो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग काइंडा लिखा है, द ट्रेट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. द ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. तो यहाँ 2 लाइन मैंने ट्रेट अप्रोच के बारे में लिख दिया है. एंड जहाँ पे कि मैंने ये मेंशन किया कि ट्रेट थ्योरीज दे ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसी के लिए उसे ट्रेट अप्रोच कहा गया है. और दो जो अप्रोचेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रेट थियोरीज हैं. सबसे पहला इज द एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी. एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस लाइन दैट गॉर्डन एल्पोर्ट इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच. आप चाहे तो इन दोनों के अलावा, जैसे कि मैं अपने आंसर में एल्पोर्ट्स थ्योरी और कैटल्स पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी डिस्कस की हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाना है इससे, इसी के लिए मैंने ये दोनों को यूज़ किया है अपने आंसर में. सो एल्पोर्ट ने जैसे 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स बताया है. पहला है कार्डिनल ट्रेट्स, जहाँ पे कि हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस को बतलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस. Second is central traits. These are still quite generalized dispositions and are often used in writing a testimonial or job recommendations. जैसे कि एक पर्सन का ट्रेट है कि वो बहुत सिंसियर हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं. थर्ड इज दी सेकेंडरी ट्रेट्स. दीज आर दी लीस्ट जनरलाइज्ड. जैसे कि एक पर्सन को उसका प्रेफरेंसेस क्या है, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी ट्रेट्स में. नेक्स्ट इज द सेकेंड काइंड ऑफ ट्रेट अप्रोच थियोरी इज Raymond Cattell's personality factor. So Raymond Cattell, he has applied a statistical technique called factor analysis to discover the common structure of the primary traits. और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिन्हें कि वो स्टेबल बताते हैं. स्टेबल मतलब कि वो
मोस्टली स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो यही स्टेबल फैक्टर्स को वो कहते हैं कि ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी इसी से ही बनती है एक पर्सन के अंदर। बिसाइड्स दीज देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सर्फेस ट्रेट्स दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट, एंड ही हैज ऑल्सो डेवलप्ड द 16 PF questionnaire for the assessment. Let us move on to the next question. Question number 2, it says describe the type approaches to study personality. Previous question में मैंने trait approach discuss किया, इस वाले question में मैं type approaches के बारे में पूछ रही हूँ। And usually इतना directly ये question नहीं आएगा, ऐसा भी आ सकता है कि आप personality को define कीजिए एंड देन दिल लाइक से कि आप कोई एक ट्रेट, कोई एक टाइप अप्रोच या कोई 2 टाइप अप्रोच के बारे में बताइए, बट जस्ट टू रिवाइज इट, क्योंकि आपको अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। डिस्क्राइब द टाइप अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी। सो विल स्टार्ट लाइक दिस, दैट द टाइप अप्रोचेस अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एग्जामिनिंग the certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individuals. उसके बाद हम start करेंगे with Hippocrates. The Greek physician Hippocrates had proposed a typology of personality based on fluid or humor. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने आंसर में अंडरलाइन किया हुआ है हिपोक्रेटिस को, फ्लूइड और ह्यूमर को, आपने भी कुछ इस कदर अपने आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपका पेपर जब चेक करते हैं तो उन्हें ईजियर हो जाता है, इट्स लाइक वेरी ईजियर फॉर देम टू चेक योर पेपर, और आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब कि वो मार्क्स कुछ काटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने पॉइंट वाइज आंसर लिखा है और ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज ही क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 टाइप्स। तो जो ह्यूमर के टाइप्स बताए गए हैं बुक में, I've written that sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric. In India also, Charak Samhita, a famous treatise on Ayurveda, classifies people into the categories of Vata, Pitta and Kapha. Again, I have like underlined them on the basis of 3 humoral elements called Tridosha. Next point is, apart from this, there is also a typology of personality based on 3 gunas. First is the Sattva guna, second is the Rajas, and third is the Tamas. I have like written their characteristics. And these 3 gunas are present in each and every person in varying degrees. Next point I have mentioned about the typology suggested by Sheldon. He has given 3 kinds using the body build and temperament as the main basis. First is endomorphic. तो जो people endomorphic के अंडर में आते हैं, they are usually fat, soft, round people, relaxed by temperament and are sociable. Next is the mesomorphic. These people, they have strong musculature, are triangular with a strong body build and are energetic and courageous. Third is the ectomorphic. They are thin, long and fragile in body build and are brainy, artistic and introvert. Next is Jung. Jung has proposed the typology of introverts, जिन्हें कि हम socially withdrawn people कहते हैं, and extroverts, जिन्हें कि हम socially outgoing people कहते हैं. Next is the typology given by Friedman and Rosenman. तो इन्होंने टाइप ए और टाइप बी प्रपोज किया है पर्सनालिटी का। तो टाइप ए पीपल जो होते हैं उनमें ज़्यादा हाई मोटिवेशन रहता है, वो बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, उन्हें हमेशा से लगता है कि समय की बहुत कमी हो रही है, टाइम कम हो रहा है, दे आर लाइक very much lack of patience, they are very impatient people, okay, always in a hurry. और ये टाइप ए पर्सनालिटी वालों में देखा गया है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन एंड कॉरोनरी हार्ट डिजीज। मतलब ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन होना या कॉरोनरी हार्ट डिजीज होना ये ज़्यादा मतलब उन्हें ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उस चीज़ को, क्योंकि उनका जो ऐसा जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि उन्हें लगता है कि सब चीज़ जल्दी जल्दी होना चाहिए और टाइम नहीं है, एंड दे लैक पेशेंस, so this makes them more susceptible to diseases like that. Next is type B. Here there is an absence of type A traits. जैसा कि जो traits type A वाले people में मौजूद हैं वो type B में नहीं है। जैसा कि type A people में motivation बहुत ज़्यादा high होता है, they are very impatient people, लेकिन type B में क्या होगा कि ऐसा नहीं है, they are like normally motivated and वो उनको उतना पेशेंस का प्रॉब्लम नहीं है, वो पेशेंट लोग हैं, वो सोच समझ के काम करते हैं, हमेशा से ऑलवेज दे आर नॉट इन अ हरी।
So these are all characteristics of type B. Morris suggested type C personality and these people are prone to cancer. तो आपने इस कीवर्ड को अंडरलाइन करना है कि Morris, type C and cancer, and these people are cooperative, unassertive and patient. Last one is the type D, which is characterized by the proneness to depression. Now is question number 3. Explain the 5-factor model of personality. Again, I have included this question just to make you people revise. So I hope that you all are liking my revision series. Please don't forget to share it among your friends and do subscribe my channel, because I make all these videos to help all the students out there, all the class 12 students, so that they can give their CBSE exams well and they can score well in psychology, because psychology is like a subject which is not liked by many people. And if you read it in a right way and if you understand it in a right way, you'll feel that the subject is not that difficult. You can pretty much do good in that. So that's why I hope that you are learning it in a right way and practicing as well. So let's look at this question. Explain the 5-factor model of personality. तो आपने आंसर ऐसे स्टार्ट करना है that the 5-factor model of personality is proposed by Paul Costa and Robert McRae. They have examined all possible personality traits and their findings indicate a set of 5 factors, often called the Big 5 factors. तो इनके दोनों के नेम्स को आपने अंडरलाइन करना है, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, जिन्होंने की 5-factor model of personality propose किया. And you also need to underline the big 5 factors and then we'll mention them. These factors include, first is openness to experience. People who score high on this factor कैसे होते हैं? वो imaginative होते हैं, curious होते हैं, because they are open to experience such things. उन्हें जो माइंड होता है वो they are not rigid people, they are openness to experience, they have this trait. So they are open to new ideas, and in contrast those who are low in this factor they are very rigid kind of, मतलब कि वो नई नई चीज़ों के साथ ज़्यादा मतलब अडेप्ट नहीं कर सकते. Next is extraversion. We all know that it is characterized by people who are socially active, assertive, जो ज़्यादा बात करते हैं, outgoing होते हैं, उन्हें लोगों के साथ interact करना अच्छा लगता है, ये सारे होते हैं extravert people. और shy people जो हैं वो opposite होते हैं extroverts के. Third is agreeableness. It characterizes people who are helpful, cooperative, friendly, caring. Hostile and self-centered people are opposite to this. Fourth one is neuroticism. It characterizes people who are emotionally unstable. तो neuroticism का आपने याद रखना है कि जो लोग emotionally unstable होते हैं, बात बात पे anxious हो जाते हैं, worried हो जाते हैं, they are like fearful, distressed, irritable, hypertensive, वो भी कुछ ही टाइम में वो ऐसे ऐसे मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग न्यूरोटिसिज्म से मतलब उनका जो फैक्टर है ये ज़्यादा है न्यूरोटिसिज्म का. सो वेल एडजस्टेड पीपल आर ऑपोजिट टू दिस. तो जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे बात बात पे एंक्शियस नहीं हो जाते, बात बात पे रोने नहीं लगते, वो लोग का ये जो न्यूरोटिसिज्म वाला फैक्टर है वो लेस होता है. Fifth one is, the fifth factor is conscientiousness. Make sure to write the spelling of consciousness properly, because इसका जो pronunciation है वो ऐसा है conscientiousness. So it is CONSCIENTIOUSNESS. So people scoring high on this, they are very much achievement oriented, dependable people, हम जिनके ऊपर depend कर सकते हैं, they are very responsible, hard working and self controlled. Impulsive people are opposite to this. Impulsive people क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कुछ करने से पहले सोचते नहीं, जो भी मन में आता है करते रहते हैं. लेकिन conscientiousness जिनके अंदर ज़्यादा है, they are achievement oriented people, और वो hard working होते हैं और वो सब कुछ कंट्रोल में करते हैं. That's why self control. So let's move on to question number 4. Question number 4 says, according to the Freud's theory, the primary structural elements of personality reside in the unconscious as forces. Explain. अगर आप फर्स्ट टाइम में ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ दिया है, बट when you are reading the question, let me tell you that please first you read the question once entirely and don't start to write the answer
एज सुन एज यू रीड ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन को एक बार पूरा से पूरा आप पढ़िए उसे, उसके बाद दोबारा से पढ़ के आप उसे समझने की कोशिश कीजिए एंड देन यू बिगिन राइटिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉइड के थ्योरी के मुताबिक जो प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज द फोर्सेस इन द अनकॉन्शियस माइंड। तो ये क्या बोल रहा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने को कह रहा है। सो like this will start our answer. According to the Freud's theory, the primary structural elements of personality residing in the unconscious are id, ego and superego. तो id को क्या कहते हैं हम? It is the source of the person's instinctual energy. It deals with the immediate gratification of primitive needs, sexual desires and aggressive impulses. It works on the pleasure principle and it does not care for moral values, society और other individuals. तो id के साथ साथ id का जो हमने डेफिनेशन दिया है, जैसे सोर्स ऑफ अ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, उसके साथ साथ हमने डिफाइन किया कि इट डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो इसको भी अंडरलाइन करना है। वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, इसे भी अंडरलाइन करना है प्लेजर प्रिंसिपल को। और लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रैबिंग द चॉकलेट फ्रॉम अनदर चाइल्ड एंड ईटिंग इट इमीडिएटली। मतलब कोई सामने में कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है, अचानक से जाते हैं और उससे छीन के आप अपने खाने लगते हैं। तो ये क्या है, ये इड बोलता है। इड ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज इट डील्स विथ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसे जल्द से जल्द चाहिए, बिकॉज इट वर्क्स ऑन इट्स प्लेजर प्रिंसिपल। तो वो मतलब ना सोसाइटी के बारे में सोचता है, ना किसी बच्चे के मन के बारे में सोचता है, कुछ नहीं सोचता, क्या गलत है क्या सही वो कुछ नहीं सोचता। इड को बस चाहिए कि कैसे उसका डिमांड पूरा हो जाए और वो एंड में खुश हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज द ईगो. Ego grows out of id, works in accordance with reality. So it seeks to satisfy an individual's instinctual needs following the reality. तो ये क्या है, ego works on the reality principle. ego जो है वो हमें रियलिटी में रहकर हमारा जो भी डिमांड्स है उसे पूरा करने में मदद करता है। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ग्रैबिंग द कैंडी विदाउट आस्किंग में लीड टू पनिशमेंट। तो ये कैसे बात समझ में आया, यहाँ पर ईगो काम किया कि वो सोचा कि अगर मैं जाके अभी ग्रैब करके खा लिया तो मुझे पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट क्यों होगा, क्योंकि उसके बड़े उसे डांटेंगे, बोलेंगे कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये एक रॉन्ग एक्शन है। सो ईगो हमें बता रहा है कि रियलिटी में ऐसा होगा। रियलिटी चेक बोलते हैं ना, ऐसा रियलिटी चेक दिखाता है हमारे माइंड का ईगो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक अप्रोच में जो फ्रॉइड्स का थियोरी है टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, उसमें ईगो इज द रियलिटी चेक वाला पर्पस पूरा करता है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट इज द सुपर ईगो. इट इज द मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग. द सुपर ईगो टेल्स द id and the ego whether gratification in a particular instance is ethical or not. तो वो बताते हैं कि क्या ये एथिकल है, क्या ये मोरली करेक्ट है ऐसा एक्शन करना. It helps control the id by internalizing parental authority through socialization. So, for example, if a child wants to eat the candy and asks his mother to buy it, his superego will indicate that this behavior is morally correct. तो अगर किसी बच्चे के मन में आता है कि मुझे वो चॉकलेट खानी है, तो अगर वो सोचेगा कि आई थिंक कि मुझे मेरी मदर को जाके बताना चाहिए, और जब मेरी मदर मुझे खरीद करके ला के देगी तो वो सही रहेगा. तो वो सही रहेगा कौन बोलता है, वो सुपर ईगो का काम है कि वो कैसे एक एक्शन को वो मोरली करेक्ट है वो उसे बताने में मदद करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट सुपर ईगो. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. What do you mean by ego defense mechanisms? Describe any 4 kinds of defense mechanisms. So again, according to Freud, much of human behavior reflects an attempt to deal with or escape from anxiety. And after that, after writing this line, we need to define the defense mechanism. Defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. Definition देने के बाद we have included the 4 kinds. and आपको देखिए ऐसे भी पूछ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 मार्कर में आ जाए, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बट
in order to make you all revise, I have like included this question कि 4 kinds ही बता दें डिफेंस मैकेनिज्म का। सबसे पहला है रिप्रेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है जहाँ पे कि एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर या फिर थॉट को टोटली डिसमिस कर दिया जाता है अनकॉन्शियस माइंड से। सो व्हेन पीपल रिप्रेस अ फीलिंग और डिज़ायर दे बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट विश। तो कुछ भी अगर आ रहा है मन में तो आप टोटली डिसमिस करने की कोशिश करते हो उसे, दैट इज़ रिप्रेशन। एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन सेज कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, दैट पर्सन माइट बी expressing some repressed feeling or desire. Next is projection. In this kind, people try to attribute their own traits to others, and thus a person with a strong, मतलब जो person खुद बहुत गुस्सैल होगा वो हमेशा से कंप्लेन करेगा कि ये मेरे से गुस्से से पेश आती है या पेश आता है, क्योंकि वो खुद के ट्रेट्स को दूसरों में एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ कर रहे हैं। Third is denial, where people totally refuse to accept the reality. For example, people having any disease or something like that, they'll like say कि नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये एकदम झूठ बात है। Last is the rationalization. Here a person tries to make unreasonable feelings of behavior seem reasonable and acceptable. तो rationalization में क्या होता है कि एकदम एक अनरीजनेबल सा बात वो करेंगे और बोलेंगे कि ये ही करेक्ट है, ये लॉजिकल वे है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टूडेंट ब्लेम्स द पेन, स्टूडेंट कहता है कि आज मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ क्योंकि मैंने ये वाले पेन में आंसर लिखा और मेरा लकी चार्म मेरे साथ नहीं था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम गंदा गया। तो जबकि उसने प्रिपरेशन नहीं किया होगा एग्ज़ाम का अच्छे से, लेकिन वो ब्लेम डालता है अपने पेन को। सो दैट इज़ he or she is using the defense mechanism of rationalization. The last question for this video, question number 6, is how do projective techniques assess personality? Explain any 2 well-known projective techniques. ये last year के paper से है and projective techniques के questions आते रहते हैं, so I wanted you all to prepare from this area, so that's why I have included this question. Projective techniques were developed to assess unconscious motives and feelings. These techniques are based on the assumption that a less structured or unstructured stimulus or situation will allow the individuals to project his or her feelings, desires and needs onto that situation. इसका मतलब है कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बताया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्यों डेवलप किया गया, टू असेस दी अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स, क्योंकि कॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स को जज करने के लिए हम इंटरव्यू कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को कैसे मतलब एक्सेस किया जाए। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक वो टेक्निक है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बातों को हमें बता सकता है। तो यहाँ पे कैसे स्टिमुलस यूज़ होते हैं, लेस स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, जो यूजुअली समझ में ना आए वैसी टाइप की स्टिमुलस और सिचुएशंस दिए जाते हैं, और जो रिस्पॉन्स आता है सब्जेक्ट का उसे एक्सपर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं ताकि करेक्ट आंसर हमें मिल सके। And the 2 well-known projective techniques which I've included is the Rorschach ink blot test and sentence completion test. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, but मैंने ये दोनों लिखा है। So Rorschach ink blot test was developed by Hermann Rorschach and इस टेस्ट में 10 ink blot दिए जाते हैं, जिसमें से कि 5 of them are in black and white, 2 are with some red ink and 3, the remaining ones are in some pastel colors. The blots are symmetrical in design with a specific shape or form. और उसके बाद ये कार्ड्स कैसे एडमिनिस्टर किए जाते हैं 2 फेजेस में, उन 2 फेजेस को हमने इंक्लूड करना है अपने आंसर में। फर्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस प्रॉपर, जहाँ पे कि सब्जेक्ट को कार्ड दिखाते हैं और पूछते हैं कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, तो ये है परफॉर्मेंस प्रॉपर। और दूसरा फेज है इंक्वायरी, जिसमें कि एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स लिया जाता है कि सब्जेक्ट्स को पूछते हैं कि आप जो ये देख रहे हैं ऐसा आप क्यों देख रहे हैं, आप क्या डिटेल्स में बता सकते हैं। तो इंक्वायरी में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिया जाता है रेस्पॉन्सेस का। नेक्स्ट इज दी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। यहाँ पर अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर यूज्ड where the first part of the sentence is only given और second part जो है उसका लास्ट पार्ट भरना होता है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लास्ट पार्ट सब्जेक्ट्स लिखते हैं ना, इट इज़ हेल्ड दैट दिस रिफ्लेक्ट्स देयर एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल्सो देयर अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। सो फॉर एग्जाम्पल माई फादर डैश, आगे आप लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उसे एक्सपर्ट्स इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना जा सकता है। माई ग्रेटेस्ट फियर इज डैश, आई एम प्राउड ऑफ डैश। सो दिस इज ऑल for this video. I hope you all like it. Please don't forget to give it a thumbs up, comment, and you can comment all your doubts if you want to.
and share this video among your friends, and thank you for watching.